अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ यूएसए। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने इंतहाई इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज शामिल किए हैं, उनका तल्लक अमेरिका की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है या अमेरिका की जो प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री है, उससे उन एमसीक्यूज का चुनाव किया गया है। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखते वक्त लाजमी तौर पे उसको लाइक किया करें, और अगर आप मुनासिब समझे तो दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर किया करें। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर नवंबर 2024 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं। और उसी इलेक्शन की अहमियत के पेश नज़र हमने कोशिश की है कि आप तक अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम या अमेरिकन जो पॉलिटिकल कल्चर है, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँचाई जाएँ। इस सिलसिले में बहुत सारा काम ऑलरेडी आप तक पहुँच चुका है, और मज़ीद ये वीडियो का सिलसिला जारी है। और आज भी हमने आपके लिए अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम से चंद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का चुनाव किया है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए रेटिफाइड इन 1791 आर known as Bill of Constitution, Bill of Rights, Bill of Justice, none of these। आपने बताना ये है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1791 के अंदर जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स की गई थी, तो उन फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स को क्या नाम दिया गया है। चार ऑप्शन है, बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ऑप्शन वो गलत ऑप्शन है। बिल ऑफ राइट्स, सेकंड ऑप्शन वो ऑप्शन दुरुस्त है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1791 के अंदर जो 10 तरमीम की गई हैं, उनके लिए बिल ऑफ राइट्स की टर्म वो इस्तेमाल की जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन सितंबर 1788, जनवरी 1789, मार्च 1789 और जुलाई 1789। ऑप्शन सी डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी दुरुस्त है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डेट वाज इम्प्लीमेंटेड इन मार्च 1789। वैसे इसका मुकम्मल जवाब है मार्च 4, 1789। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त जो राइज है, इसका जो निफाज है, इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था फर्स्ट टाइम, वो किया गया था 1789 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रिटिश कॉलोनीज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्राम इंग्लैंड इन 1776 टू फ्राम द यूनाइटेड स्टेट्स टू फार्म द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, 13, 20, 40 एंड 50। द करेक्ट ऑप्शन इज 13। 13 British colonies declared independence from England in 1776 to form the United States। जैसा कि आपके इल्म में है कि अमेरिका वो भी किसी दौर में बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत रहा है। और जब 1776 को अमेरिकी रियासतों ने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने का ऐलान किया, तो उस वक्त अमेरिका उसकी 13 रियासतें जो थी वो बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत थी। और उन 13 रियासतों ने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने का जो ऐलान है वो 1776 को किया था। और उसके बाद जब इन्होंने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल कर ली, तो इन 13 रियासतों पर मुश्तमिल एक कन्फेडरेशन जो थी वो कायम की गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि जब थोड़े अरसे के बाद जब इस कन्फेडरेशन के जो करता धरता थे, उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये जो कन्फेडरेशन है, ये जो कन्फेडरेशन हमने कायम की है, इसके बहुत सारे इसको इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। तो उन्होंने उन मसाइल का जायज़ा लेने के लिए और उस कन्फेडरेशन को जिन बैरियर्स का सामना था, उनको रिमूव करने के लिए 1787 के अंदर फ़िलाडेल्फिया के मुकाम पर एक कन्वेंशन वो बुलाया था। और उसमें इन 13 रियासतों के जिन्होंने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल की थी, इनके जो 55 जो नुमाइंदे थे, उन्होंने उस कन्वेंशन के अंदर शिरकत की थी। इस कन्वेंशन का जो बुनियादी मकसद ये था
कि ये जो 13 रियासतों पर मुश्तमिल कन्फेडरेशन है, इसको जो दरपेश प्रॉब्लम्स हैं, इसके जो इश्यूज़ हैं या इसकी कामयाबी के रास्ते में जो बैरियर्स आ रखे हैं, उनको किस तरह जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, उन मसाइल का हल क्या है। लेकिन जब ये कन्वेंशन मुनक्कद हुआ तो उसी कन्वेंशन के अंदर जो है 1787 के अंदर जो है उस कन्वेंशन के जो मेंबर्स थे 55, जो उन 13 रियासतों की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो इस नतीजे पर पहुँचे कि क्यों ना कन्फेडरेशन की बजाय इन 13 रियासतों पर मुश्तमिल एक फेडरेशन कायम कर दी जाए। इस तरह जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 1789 के अंदर, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है जो वफाक का कॉन्स्टिट्यूशन था इन 13 रियासतों पर मुश्तमिल, उसको तय पाया कि इन 13 रियासतों की जो असम्बलियाँ हैं उनके पास भेजा जाएगा, और अगर 13 में से 9 रियासतों ने उसकी रेटिफिकेशन कर दी, उसकी तौसीक कर दी, तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से एक फेडरेशन जो है वो कायम हो जाएगी। इत्तेफाक ये हुआ कि जब उस कॉन्स्टिट्यूशन को इन 13 रियासतों की असम्बलियों के पास भेजा गया, तो वो जो टाइम लिमिट दी गई थी उसके अंदर 13 में से 9 रियासतों ने जो है उसकी रेटिफिकेशन कर दी। इसलिए आगाज़ में जो है इन 9 रियासतों पर मुश्तमिल एक वफाक जो था वो कायम हो गया, जिसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम दिया गया। लेकिन बहुत जल्द जो है 1 साल के अंदर-अंदर जो है जो बाकी 4 रियासतें थीं, उन्होंने भी इसकी रेटिफिकेशन कर दी, और इस तरह अमरीकी वफ़ाक जो है वो 9 से बढ़कर 13 रियासतों पर मुश्तमिल हो गया। तो बाद लोगों के ऊपर जो है अमरीकी वफ़ाक की जो इब्तदाई इकाइयाँ हैं, 9 लिखा होता है, लेकिन अगर 9 लिखा होगा तो फिर आपने उसकी वज़ाहत भी देनी है कि आगाज़ में 9 था, बाद में बहुत जल्द 13 हो गई थी, तो बाद लोगों के पे 13 भी लिखा होता है, तो दोनों जो है वो दुरुस्त हैं। आप स्टेटमेंट के मुताबिक जो है इस सवाल का जवाब जो है तलाश कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने काफ़ी तफसील से आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द इंसिडेंट ऑफ द बोस्टन टी पार्टी वाज एन अमेरिकन पॉलिटिकल एंड मर्केंटाइल protest on December 16, 1773, December 16, 1873. The correct answer is December 16, 1773। December 16, 1773 को जो है अमेरिका के अंदर जो है एक वाक़या पेश हुआ, जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो जो अमेरिका के ऊपर मुसल्लत थी या अमेरिका को ऊपर उसने हुकूमत कायम कर रखी थी, तो उसकी तरफ से जो है चाय की कीमतों में जो है इजाफ़ा किया गया था, और जो मुकामी लोग थे उन्होंने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया गया था। और बोस्टन के मुकाम पर जो है जो बोस्टन की जो बंदरगाह थी, वहाँ पे जो जहाज़ चाय लेके आया था अमेरिका के लिए, और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने जो है उस प्रोटेस्ट के दौरान जो है उस चाय से भरे हुए जहाज़ को उसी बंदरगाह के अंदर डुबो दिया था। तारीख़ के अंदर जो है उस वाक़ये को जो है बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। तो ये वाक़या जो है ये 16 दिसंबर 1773 को जो था वो पेश आया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, हु बिकम्स द ओल्डेस्ट पर्सन एवर टू बी इलेक्टेड एज यूएसए प्रेसिडेंट इन यूएसए हिस्ट्री। यूएसए की हिस्ट्री जो है वो जिसका आगाज़ 1789 से शुरू होता है, और आज जो है वो 2024 है, 2024। तो इस दौरान जो है अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट बने हैं। आपने बताना ये है कि इस दौरान वो कौन सा शख्स है जो सबसे ओल्डेस्ट जो है वो प्रेसिडेंट जो है तस्वर किया जाता है। हु बिकम्स द ओल्डेस्ट पर्सन एवर टू बी इलेक्टेड एज यूएसए प्रेसिडेंट इन यूएसए हिस्ट्री। दो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तीन ऑप्शन दिए गए हैं। जो बाइडन, जो कि इस वक्त अमेरिका के सिटिंग प्रेसिडेंट भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2016 से लेकर 2020 तक। और उसके बाद हैं जॉर्ज वाशिंगटन, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो इनमें से कौन सी शख्सियत है जो उम्र के अतबार से सबसे ओल्डेस्ट है, जो उहदा सदारत के ऊपर फैज़ रही, तो उसमें जो बाइडन का नाम जो है वो आता है। जो बाइडन जो है जब ओहदा सदारत के ऊपर फैज़ हुए, तो उनकी जो एज है वो कमोबेश 78 ईयर्स बताई जाती है। इस एतबार से जो है यानी उम्र के एतबार से वो ओहदा सदारत पर फैज़ होने वाले अमेरिका में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, अटैक ऑन पर्ल हार्बर टुक प्लेस इन December 7, 1941, December 7, 1917। पर्ल हार्बर जो है ये अमेरिका की एक बंदरगाह है। आपने बताना ये है कि अमेरिका की बंदरगाह को कब अटैक किया गया था, इसके ऊपर कब अटैक किया गया। उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, December 7,
1941 और December 7, 1917। द करेक्ट ऑप्शन इज़ December 7, 1941। तो 7 दिसंबर 1941 को जो है अमेरिका के जो बंदरगाह है पर्ल हार्बर जो है उस पर जापान के जो लड़ाका तैयारे थे उन्होंने उसके ऊपर खुदकुश हमले किए और इस तरह अमेरिका के वो जो बंदरगाह है उसमें अमेरिका को शदीद नुकसान पहुंचाया था। और फिर इसी का बदला लेने के लिए जो है अमेरिका ने यके बाद दीगरे जापान के दो बड़े शहरों के ऊपर जो है नागासाकी और हिरोशिमा जो है उसके ऊपर एटम बम जो थे वो गिराए थे। तो और इस तरह अमेरिका ने जो है वो जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसमें फतह भी हासिल कर ली थी। अमेरिका दुनिया की वाहिद रियासत है ताहाल जिसने एटम बम जो है किसी रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं। और अमेरिका ने जापान के ख़िलाफ़ जो है ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार ये एटॉमिक वेपन जो थे वो इस्तेमाल किए। नागासाकी का एक शहर जो था उसको तबाह बर्बाद किया और दूसरा जो है वो हिरोशिमा का शहर था जापान का जिसको अमेरिका ने जो है तबाह बर्बाद किया। तो अमेरिका दुनिया की वाहिद रियासत है जिसने अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पे एटम बम जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हु रोट द बुक द वाइट हाउस ईयर्स, हेनरी किसिंजर और मार्कन थ्यू। द करेक्ट आंसर इज हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर इज द पर्सन हु रोट द बुक द वाइट हाउस ईयर्स। तो हेनरी किसिंजर जो हैं ये जो है उनकी किताब का नाम है द वाइट हाउस ईयर्स। और वाइट हाउस जो है मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है और जहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के ऑफिस हैं उस बिल्डिंग को जो है वो वाइट हाउस जो है वो कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए वाज एस्टेब्लिश्ड इन March 4, 1789, March 4, 1791। The correct option is March 4, 1789। मार्च 4, 1789 को जो है अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका निफाज किया गया। और फिर इस तरह अमेरिका के जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे थे जिस तरह अमेरिकन कांग्रेस है, अमेरिकन एग्जेक्टिव है और अमेरिकन जो जुडिशरी है उसकी बुनियाद रखी गई थी। लेकिन जो फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 30 अप्रैल को जो है अपने ओहदे का जो था वो हल्फ लिया था। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है बाद में वो 4 मार्च को जो है वो अपने ओहदे का हल्फ लेता रखा है। लेकिन इस वक्त एक आईनी तरमीम के ज़रिए जो है जो कि 1933 में की गई थी उसके मुताबिक आप अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो 20 जनवरी को जो है वो अपने ओहदे का हल्फ लेता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम इज़ ए पब्लिक स्पीच डेट वाज डिलीवर्ड बाय एक स्पीच का नाम है जिस स्पीच का टाइटल है आई हैव ए ड्रीम। आपने बताना ये है कि ये स्पीच किस राइटर की है या ये स्पीच जो है ये किस पॉलिटिशियन की है या किस फिलासफर की है। उसमें दो नाम दिए गए हैं, एक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर और दूसरा नाम है हेनरी किसिंजर। द करेक्ट आंसर इज़ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बहुत ज़बरदस्त स्पीच है। ये टेक्स्ट मिल जाता है इसका, आप लाजमी तौर पे जो है एक दफ़ा इस स्पीच को जो है वो स्टडी कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त इसमें आइडिया दिए गए हैं, बहुत ज़बरदस्त स्पीच है। तो एक दफ़ा जो है इसको आप एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या एज ए स्टूडेंट ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री तो लाजमी तौर पे जो है इस स्पीच को एक बार जो है वो देखिएगा, आई हैव ए ड्रीम। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी थॉमस वुडरो विल्सन। थॉमस वुडरो विल्सन was an American president who served as the 28th President of the United States of America from 1913 to। आपने बताना ये है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं थॉमस वुडरो विल्सन वो अमेरिका के 28 हैं वो प्रेसिडेंट रहे हैं। तो वो कब से लेकर कब तक प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका जो ओहदा सदारत है उसका आगाज़ 1913 के अंदर हुआ। तो 1930 से जो है वो 1921 तक जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो दो बार जो है वो ओहदा सदारत के ऊपर फैज़ रहे। पहला उनका जो है 1912 के अंदर जो है इलेक्शन हुए थे तो उसके नतीजे में जो है उन्होंने ओहदा सदारत हासिल किया और 1930 के अंदर जो है उन्होंने जो है वो अपने ओहदे का हल्फ लिया था और इस तरह वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे। और दूसरी दफ़ा जो है जो 1917 के अंदर अमेरिका में इलेक्शन हुए तो 1916 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी वो विन कर गए थे और फिर 1917 के अंदर जो है उन्होंने अपने दूसरे ओहदे सदारत की जो है वो
का हलफ लिया और 1921 तक जो है वो देखो ओहदे सदारत पर फैज रहे। ये वो दौर है जब दुनिया के अंदर जो है सेकंड वर्ल्ड वार जो है लड़ी जा रही थी। अगरचे प्रैक्टिकली जो है अमेरिका अपनी सेकंड वर्ल्ड वार से अलग रहा था, लेकिन बहरहाल जो अलाइड फोर्सेस थी या जो अलाइड पावर्स थी, अमेरिका जो है उसको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन एट द एंड जो है जब सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी, तो 1917 के अंदर जो है अमेरिका भी इस जंग का जो है वो हिस्सा बन गया था। तो उस वक़्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो थॉमस वुडरो विल्सन थे, और थॉमस वुडरो विल्सन जो है ही वाज द पर्सन हु प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट्स ऑफ पीस। दुनिया में अमन कायम करने के लिए जो है इस शख्स ने 14 पॉइंट्स ऑफ पीस पेश किए थे, यानी अमन के 14 नुकात जो है पेश किए थे। और इसी के 14 नुकात के ऊपर जो है जो लीग ऑफ नेशन है, जो वर्ल्ड वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। तो उसकी बुनियाद भी जो है इन्हीं 14 पॉइंट्स के ऊपर रखी गई थी। और अमेरिकन सदर थॉमस वुडरो विल्सन के इन्हीं जो 14 पॉइंट्स थे, जिनको 14 पॉइंट्स ऑफ पीस कहा जाता था, उन्हीं की बुनियाद के ऊपर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज़ जो था वो दिया गया था। अमन का नाम जो था वो प्राइज़ जो था वो उसको दिया गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी, प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वन द नोबेल प्राइज़ नोबेल पीस प्राइज़ फॉर 1919 या 1929। तो उसमें पहला ऑप्शन जो है दुरुस्त है। अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन को जो है 1919 के अंदर जो है अमन का नोबेल प्राइज़ जो था दिया गया था, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। जो उन्होंने दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए जो कोशिशें की, और उसी की कोशिशों से लीग ऑफ नेशन कायम हुई। दिलचस्प बात स्टूडेंट्स ये है कि अमेरिका अब ज़ाते खुद जो है लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन सका था, जबकि लीग ऑफ नेशन को बनाने में सबसे बड़ा जो रोल था वो उस वक़्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन का था। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ कोई ट्रीटी करता है, कोई मुआहदा करता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो या उसकी कोई भी नेचर हो, तो उस मुआहदे की जो रेटिफिकेशन है वो अमेरिकन सेनेट करता है। अगर सेनेट जो है उसकी तौसीक ना करे तो फिर वो मुआहदा जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर अमेरिका उसका हिस्सा नहीं रहेगा। अगर उसकी तौसीक कर दे तो फिर उस मुआहदे के ऊपर जो है वो अमेरिका अमल दरामद जो है वो करेगा। तो चूँकि अमेरिकन सेनेट की वजह तरफ से उसकी तौसीक नहीं की गई थी, तो लिहाजा अमेरिका जो है वो लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन सका था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ड्यू टू द अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इज़ आल्सो कॉल्ड थर्ड चैम्बर ऑफ द कांग्रेस। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास एक बड़ा मुनफरिद अख्तियार है विच इज़ कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के इस जुडिशियल रिव्यू की वजह से जो है बास जो सियासी मुफक्रीन हैं या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं, वो उसको जो है उसके इस रोल की वजह से जो है थर्ड चैम्बर ऑफ कांग्रेस का नाम भी देते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, वो भी वुडरो विल्सन के बारे है। वुडरो विल्सन ए लीडर ऑफ द प्रोग्रेसिव मूवमेंट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपने बताना ये है कि वुडरो विल्सन जो है वो अमेरिका के नंबर के अतबार से कौन से प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, 28, 38। तो वुडरो विल्सन जो हैं वो 28th प्रेसिडेंट थे। वुडरो विल्सन ए लीडर ऑफ द प्रोग्रेसिव मूवमेंट वाज द 28th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो अमेरिका के नंबरिंग के अतबार से 28वें प्रेसिडेंट जो थे वो थे। और मैंने आपको पहले बताया कि वुडरो विल्सन जो है ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन 1913। और उसकी जो पहली टर्म जो थी वो 1917 के अंदर ख़त्म होगी, फिर वो दोबारा मुंतखब हो गए और 1921 के अंदर जो है उनकी दूसरी टर्म पूरी हुई थी। तो इस तरह 8 साल जो हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं वो उसके ओहदे के ऊपर फाइज रहे हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, नेम द यूएसए प्रेसिडेंट who resigned as he faced the threat of impeachment in the Watergate scandal। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट रहे हैं जिनको वाटरगेट स्कैंडल का सामना करना पड़ा, और वाटरगेट स्कैंडल की बुनियाद के ऊपर जो है उनके खिलाफ कांग्रेस के अंदर जो है इम्पीचमेंट यानी मुआवजे की मूवमेंट जो थी वो चला दी गई। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने
उस इम्पीचमेंट से बचने के लिए जो है रिज़ाइन दे दिया था। तो वो कौन से प्रेसिडेंट थे? उसमें 2 नाम दिए गए हैं, वुडरो विल्सन का नाम है और दूसरा है रिचर्ड निक्सन। तो इन दोनों में से कौन से अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जिनके खिलाफ वाटरगेट स्कैंडल की बुनियाद के ऊपर जो है इम्पीचमेंट की जो मूवमेंट है वो कांग्रेस में पेश हुई और उसके उसकी तो बाकायदा उसकी कार्रवाई शुरू होने से पहले जो है उसने रिज़ाइन दे दिया था। तो उसमें जो दुरुस्त नाम है वो है रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन जो है ही जी, रिचर्ड निक्सन जो है वो प्रेसिडेंट थे जिनके खिलाफ वाटरगेट स्कैंडल के इल्ज़ामात सामने आए और फिर उन्होंने इम्पीचमेंट से बचने के लिए जो है वो सदारत से रिज़ाइन दे दिया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, डियर स्टूडेंट, जहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये अनाउंसमेंट आपके लिए ख़ुसूसी तौर पे दोबारा की जा रही है। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के बारे में आपके जो व्यूज़ हैं, आपका जो फ़ीडबैक है उसका मुझसे रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उसूल इल्म के जिस खूबसूरत सफ़र के ऊपर आप गामज़न हैं, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी भी अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।